नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेश खबर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अगले आधे घंटे आपके स्क्रीन पर आने को तैयार अब तक की बड़ी और अहम खबरें, बाजार हो या राजनीति या इस वक्त की सभी बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले बात बाजार की, क्योंकि आज एक बार फिर बाजार में गिरावट हावी रही और गिरावट ज्यादा गहराती हुई अब बाजार में नजर आ रही है, क्योंकि सभी सेक्टोरल इंडेक्स अगर हम देखें तो आज लगभग लाल निशान पर बंद हुए। वैसे दिन भर बाजार में कैसा रहा एक्शन, हमारे सहयोगी अंश भीलवार इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। अंश, बहुत ही नेगेटिव मोमेंटम बाजार में नजर आ रहा है, जरा बताएं आखिर बाजार की बड़ी बातें हैं क्या? मार्केट में आज भारी बिकवाली नजर आई। निफ्टी 200 अंक से ज़्यादा टूटता हुआ नजर आया, साथ ही साथ 50 डीएमए के नीचे भी फिसल चुका है। चार्ट में देखा जाए तो ये 4 महीने में पहली बार है जब इंडेक्स इस लेवल के नीचे फिसला हो। साथ ही साथ चार्ट की बात कर रहे हैं तो इसका अगर सपोर्ट देखा जाए तो 21,900 का काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, हॉरिजॉन्टल वाला, एक महीने से इंटैक्ट था, उससे भी तोड़ता हुआ नीचे जाता हुआ नजर आया है। अगर कल के सेशन में इस लेवल के वापस ऊपर नहीं आया तो कमिंग सेशंस में काफ़ी बिकवाली होती हुई नजर आ सकती है। दूसरे बॉर्डर इंडिसेस की बात करें तो यहाँ में निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप दोनों में ही लाल निशान नजर आ रहा है। मिड कैप का तीसरा सेशन था जब लगातार बिकवाली नजर आई, जिसके टॉप लूजर्स पतंजलि और गुजरात गैस है। स्मॉल कैप का दूसरा सेशन था जब लगातार बिकवाली दिखी है और इसके टॉप लूजर्स हमें एम्बर और डाटा पैटर्न नजर आते हैं। सेक्टर इंडिसेस की बात करें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स आज मेन ड्रैगर था, जो कि टॉप सेक्टर लूजर भी था। तो आज का अगर ये देखा जाए इसकी बिकवाली तो पिछले 6 महीने की सबसे बड़ी बिकवाली है निफ्टी आईटी इंडेक्स की। इसके टॉप लूजर्स की बात की जाए तो टीसीएस मेन स्टॉक है जिसने पूरे इंडेक्स को खींचा, ना सिर्फ निफ्टी आईटी बट निफ्टी का भी टॉप ड्रैगर भी रहा था। टीसीएस पे दरअसल खबर थी कि इनके जो प्रमोटर है टाटा सन्स वो कुछ 0.65% स्टेक बेचने वाले हैं, जिसके चलते भारी बिकवाली नजर आई। निफ्टी बैंक की बात की जाए तो इसका भी अगर चार्ट देखें तो 50 डीएमए के नीचे फिसलता हुआ नजर आया। 2 हफ्ते में पहली बार है जब इंडेक्स नीचे फिसलता हुआ नजर आया है इस डीएमए के। टॉप लूजर्स की बात करें तो यहाँ में इंडसइंड बैंक और पंजाब नेशनल बैंक नजर आते हैं। निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी पीएसयू बैंक तीनों ही लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। फार्मा कुछ 2% से ज़्यादा की गिरावट से ट्रेड करता हुआ क्लोज होता हुआ नजर आया, तो पीएसयू बैंक कुछ 1.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी बेयरिश मार्केट था आज के दिन। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अंश आपका बाजार की इन हाइलाइट्स को सामने रखने के लिए। बढ़ते हैं आगे, बात एफएमसीजी शेयरों की। जी हाँ, एफएमसीजी शेयरों में आज बिकवाली देखी गई। 8 फरवरी के बाद इंट्राडे में आज सबसे बड़ी गिरावट रही। गिरावट के पीछे क्या कारण है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेकर मौजूद है मेरी सहयोगी विन्नी मोतीवाला। विन्नी, बताएं आखिर क्या कहती है ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट? बिल्कुल, तो आज जो देख रहे हैं, जो निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में ओवरऑल प्रेशर दिख रहा है, सब एफएमसीजी स्टॉक्स में प्रेशर दिख रहा है। और निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स देखे तो अराउंड लगभग 2% की गिरावट वहाँ पे दिख रही है। और इंट्राडे देखे तो हमने एक्चुअली बिगेस्ट फॉल देखा था। इंट्राडे का जो फॉल देख रहे हैं तो ये लोएस्ट लेवल्स है, बिगेस्ट इंट्राडे फॉल सिंस फेब 8। तो काफ़ी फॉल दिख चुका है निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में। एचयूएल आज 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा है। कोलगेट टॉप एफएनओ लूजर बन चुका है। नेस्ले, आईटीसी, टाटा कंज्यूमर्स ये सब भी शार्प फॉल देख रहे हैं ना। मैंने देखे तो क्या हो रहा है कि एफएमसीजी के लिए कोई पॉजिटिव ट्रिगर्स नहीं आ रहे हैं। जो उम्मीद पे चल रही थी कि रूरल में रिकवर हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि रूरल की जो रिकवरी है अभी भी सबड्यूड है। Q4 में भी रूरल की रिकवरी इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे, या इतनी रिकवरी नहीं दिख रही है। तो यस, ग्रोथ में थोड़ी कंसर्न आ सकती है। और भूलिए मत कि एफएमसीजी कंपनीज के लिए अराउंड 35 to 50% डिफरेंट एफएमसीजी कंपनीज की रेंज हो रही है रूरल की इनकम से। ये 35 to 50% की रेंज में होता है कि उनकी रूरल इनकम रूरल रेवेन्यू से आती है, ये इनकम उनकी, और ओवरऑल रेवेन्यू का ब्रेकअप है। उसके अलावा इनपुट कॉस्ट भी राइज कर रहे हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस में थोड़ी इंक्रीज दिख रही है, और उसकी वजह से देखें तो पाम ऑयल प्राइसेस वहाँ पे भी काफ़ी इंक्रीज दिख रही है। मलेशियन पाम ऑयल प्राइसेस में लास्ट 1 वीक में, लास्ट महीने में भी काफ़ी इंक्रीज दिख चुकी है। और पाम ऑयल प्राइसेस देखें तो वहाँ पे भी काफ़ी कॉन्स्टिट्यूट्स आते हैं पाम ऑयल प्राइसेस, जैसे जीसीपीएल के लिए, एचयूएल के लिए, नेस्ले, ब्रिटानिया, यहाँ पे उनका रॉ मटेरियल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाता है बिकॉज पाम ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। अगर ये कंसिस्टेंटली अभी भी आगे जाते हुए भी इंक्रीज हो गया तो ये में भी थोड़ा मार्जिन्स पे हिट कर सकता है। अभी तो सिर्फ हम 1 वीक 1 मंथ की बात करें, पर अगर ये कंटिन्यू रहा तो मे बी वो रॉ मटेरियल प्राइस इन्फ्लेशन का जो कंसर्न की पहले भी बात कर रहे थे वो वापस आ सकता है। उसके अलावा ओवरऑल जो ट्रिगर्स दिख रहे हैं कि
डिफ्लेशन जो रॉ मटेरियल प्राइस में होगी, तो ये बात अभी कर रहे हैं कि एनालिस्ट और चैनल चेक सजेस्ट कर रहे हैं कि मे बी ये सिर्फ सेकेंड हाफ ऑफ FY25 में दिख पाएगा। तो मे बी ये नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स में थोड़ी प्रेशर रॉ मटेरियल फ्रंट पे भी दिख सकती है। चैनल चेक सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी भी मास प्रोडक्ट्स अभी भी सबड्यूड है, वहाँ पे ग्रोथ और रिकवरी नहीं आई है। तो के शेप्ड रिकवरी की जो बात कर रहे हैं वो ये टाइम भी कंटिन्यू रहेगा। यस, प्रीमियम प्रोडक्ट्स और वो सब प्रोडक्ट्स अच्छे कर रहे हैं, पर मास प्रोडक्ट्स में कोई रिकवरी नहीं दिख रही है। और चैनल चेक्स ने ये भी सजेस्ट किया कि ओवरऑल कंजम्पशन जो ट्रेंड है Q4 में, डिस्पाइट होली, दिवाली जो फेस्टिवल सीजन है, वो पिकअप नहीं हुआ है इतने अच्छे से जैसे नॉर्मली होता है। और ओवरऑल अगर Q4 की वीक प्रिंट आ गई तो मे बी अर्निंग्स डाउनग्रेड भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये आगे जाते हुए थोड़े ट्रिगर्स है, हेडविंड्स है कंपनीज के लिए और FMCG और कंजम्पशन पैक के लिए। और इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि FMCG में कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है और आज भी काफ़ी वीकनेस दिख रही है। शुक्रिया विनी इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के लिए। बढ़ते आगे और अब हमारा खास सेगमेंट 5 का पंच, जिसे लेकर जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी शरद दुबे। शरद, बताएं कि आखिर वो कौन से ऐसे 5 शेयर हैं जहां एक्शन मौजूद है। जी बिल्कुल, आज के ट्रेड में 5 का पंच में सबसे पहला ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहेगा बड़े ब्लॉक ट्रेड्स के ऊपर। TCS में जो है सेलिंग प्रेशर देखने मिली और जो ऑलमोस्ट लगभग 6% इक्विटी जो एक्सचेंज हैंड्स जो है 5 बंचेस से, लाइकली सेलर जो है प्रमोटर ग्रुप टाटा सन्स पे है। और ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंटली दूसरा भी इम्पॉर्टेंट ब्लॉक हुआ था जहां पे आदित्य बिरला AMC फोकस में रहेगा। ऑलमोस्ट 11.5% इक्विटी एक्सचेंज हैंड्स हुए हैं और यहाँ पे भी प्रमोटर ही लाइकली सेलर लग रहा है। इन ब्लॉक ट्रेड्स के अलावा जो है ऑफ कोर्स जो फोकस में TCS था, यहाँ पे IT इंडेक्स में भी जो है वन ऑफ द टॉप लैगार्ड्स था और बाकी सारे IT शेयर्स में भी भारी गिरावट देखने मिली थी। IOL केमिकल्स फार्मा स्मॉल कैप कंपनी है, स्टॉक में बहुत अच्छी उछाल देखने मिली। स्टॉक 10% से ऊपर इंटरडे बेसिस पे जो एक अच्छी मूव दिखाई है और कंपनी ने जो है कि इंपॉर्टेंट पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया है। ब्राज़ीलियन रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जो है उनके 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो पंजाब में लोकेटेड है उनका इंस्पेक्शन किया और कोई ऑब्जर्वेशंस वहाँ नहीं मिला। तो एक टाइप से पॉजिटिव जो है स्टॉक के लिए है। टायर कंपनीज़ ये भी फोकस में थे, JK टायर, MRF और अपोलो टायर जैसे स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर देखने मिली। अब इसका कारण यह है कि जो नेचुरल रबर प्राइसेस है डोमेस्टिक जो है वो लगभग 23% बढ़ा है सिक्वेंशियली, और वही इंटरनेशनल प्राइसेस की बात करें उसमें भी बढ़ोतरी हुई है ऑलमोस्ट 66% का। आपका ये तिमाही दर तिमाही के आंकड़े हैं और इम्पॉर्टेंटली 200 बेसिस पॉइंट्स का आगे जाते हुए ग्रॉस मार्जिन पे इम्पैक्ट हो सकता है। जब भी ये डिफरेंस आता है रॉ मटेरियल प्राइसेस में तो 1 महीने से 2 महीने तक का लैग भी रहता है। तो वित्त साल 2025 के पहले 2 क्वार्टर में इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। उसके कारण 5 से 7% का EBITDA इम्पैक्ट और EPS का 9 से 12% हो सकता है। तो हमने बात कर ली आपके मेजर ब्लॉक ट्रेड्स के, जैसे कि TCS, आदित्य बिरला AMC हुआ। हमने बात की टायर कंपनीज़ की, IOL केमिकल फार्मा को लेके। और हमारा जो चौथा स्टॉक है वो है TVS सप्लाई चेन। हमारा स्पेशल सेगमेंट खबर गरम है सेगमेंट में ये स्टॉक है और यहाँ पे HNI बाइंग देखने मिल रही है, ये डीलर्स का मानना है। और इम्पॉर्टेंटली स्टॉक की जो IPO हुई थी प्राइस वो 197 रुपीज़ की थी, तो वहाँ से अभी जो स्टॉक प्राइस अभी भी लगभग 20% से ज़्यादा करेक्टेड है। और इम्पॉर्टेंटली एनालिस्ट का मानना है कि जो सेलिंग प्रेशर थी एम्प्लॉय लॉक इन पीरियड के लिए वो अब ख़त्म हो गई है। तो इसके कारण इस स्टॉक को ज़रूर रडार में रखिएगा। 5वां स्टॉक और आखिरी स्टॉक जो ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहेगा हमारे 5 के पंच में वो रहने वाला है FMCG पैक। यहाँ पे भी भारी बिकवाली दिन के ट्रेड में देखने मिली है। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे स्टॉक्स जो है अपने 52 वीक लो में भी टच किए हैं मजले FMCG स्टॉक्स को लेके। लेकिन याद रखिए 3 अहम रीजंस है जहाँ पे FMCG में जो है सेलिंग प्रेशर हावी हुई है। सबसे पहला है कि ओवरऑल जो रूरल रिकवरी है अभी भी कंप्लीट रिकवरी नहीं हुई और हमने ये मैनेजमेंट कमेंट्रीज़ में भी देखा था तीसरे तिमाही में। इसके अलावा थोड़ी सी इन्फ्लेशन जो रॉ मटेरियल प्राइसेस होती है प्रोडक्ट्स की उसमें बढ़ोतरी देखने मिल रही है, तो उसके कारण कंसर्न्स आ रहा है बाज़ार को कि इनपुट कॉस्ट बढ़ सकती है, तो उसके कारण भी जो है प्रॉफिटेबिलिटी हिट कर सकती है FMCG कंपनीज़ को लेके। और चैनल चेक्स बता रहे कि जो मास प्रोडक्ट्स है उनकी डिमांड अभी भी नहीं बढ़ी है। और ऑफ कोर्स कुछ फेस्टिवल्स भी आए थे और ईद और होली का, लेकिन अभी भी वहाँ पे पिकअप नहीं देखने मिली है जनरल लेवल पे। तो ऑफ कोर्स थोड़ी सी प्रेशर जो आपको FMCG स्टॉक्स में भी दिखी आज दिन के ट्रेड में। तो ये 5 थीम्स या स्टॉक्स हैं जो हमारे 5 के पंच में हैं। शुक्रिया करेंगे शरद आपका इस अहम जानकारी के लिए। और अब इकॉनमी पर आई RBI की रिपोर्ट की बात करते हैं। RBI ने अपना मार्च बुलेटिन जारी कर दिया है। स्टेट ऑफ इकॉनमी नाम के जारी हुए बुलेटिन में कहा गया है कि पेट्रोल, डीजल और
एलपीजी की प्राइसेस में आई कमी का असर मार्च महीने में महंगाई के आंकड़ों पर दिखेगा। रिपोर्ट की खास बातों के साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी अंकुर मिश्रा। अंकुर, बताएं आखिर आरबीआई की ये रिपोर्ट क्या संकेत दे रही है? जी हाँ, भारत से जो अर्थव्यवस्था के मजबूत संकेत लगातार आ रहे हैं और ये इस बात की पुष्टि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लेटेस्ट बुलेटिन है वो ज़रूर करता है। कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स यहाँ पे इन्फ्लेशन को लेकर भी हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो अनाउंसमेंट्स हुए थे एलपीजी के कट को लेके, पेट्रोल प्राइस कट को लेके, तो यहाँ पर बोला गया है कि इस का असर आप आने वाले दिनों में जो इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं वहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेंगे। जो पिछले आंकड़ों पर यहाँ पे कमेंट ये किया गया है कि जो कोर इन्फ्लेशन में थोड़ी सी गिरावट आई है वो ऐसा नहीं कि कोई वन ऑफ इंसिडेंस दिख रहा है, बल्कि वो ब्रॉड बेस्ड दिख रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। साथ ही साथ अगर हम कैपिटल फ्लोज जिस तरीके से भारत में आ रहे हैं उससे काफ़ी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। और अगर आप बैंकों की बैलेंस शीट की बात करें, कॉरपोरेट बैलेंस शीट की बात करें, तो इससे जो ग्रोथ है उसको और मोमेंटम मिलने की संभावना है। अगर हम स्पेसिफिक्स की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो बुलेटिन है वो 15 मार्च तक के कुछ आंकड़े यहाँ पे पेश किए हैं और इन आंकड़ों के मुताबिक यहाँ पर गेहूं के दाम में थोड़ी गिरावट आई है। जो टमाटर के दाम है वहाँ पर ज़रूर कुछ गिरावट ज़रूर हुई है मार्च में, लेकिन अगर हम प्याज और जो आलू के दाम है वहाँ पर थोड़ी सी अपसर्ज 15 मार्च तक के डेटा में देखने को मिल रही है। ऑल इन ऑल ये जो मॉनेटरी पॉलिसी का फोकस है वो रिस्क मिनिमाइजेशन मोड पे रहेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांता दास बार बार बोल चुके हैं कि जो 4% का टारगेट है जो अचीव करना है वो ड्यूरेबल बेसिस पे होना चाहिए, कोई वन ऑफ इंस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए जो कदम है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बढ़ाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अंकुर आपका इस खास जानकारी के लिए। जी हाँ, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और जैसा मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि हम एक बेहद खास विषय पर चर्चा करेंगे और ये चर्चा भारत के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग या यूं कह लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जिस तरह से भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है उसकी नई इबारत कहता हुआ, क्योंकि ताज़ा रिपोर्ट ये कहती है कि 10 साल में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में 21 गुना इजाफा होने के साथ ही मोबाइल एक्सपोर्ट जो कि 1550 करोड़ था 10 साल पहले, वो अब 1,20,000 करोड़ के पार जा चुका है। ये आंकड़े अपने आप में कामयाबी की बड़ी कहानी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आंकड़े जो बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो डिमांड है उसका 97% से ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो उसकी पूर्ति है, वो भारत की मैन्युफैक्चरिंग से हो रही है। स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में स्वदेश शक्ति की ताकत का ये कमाल हम देख रहे हैं। आंकड़े उसकी ज़बानी हैं और भारत को दुनिया के टॉप 2 देशों में इन आंकड़ों ने पहुंचा दिया है। आज देश में 200 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल बन रहे हैं और अमेरिका को मोबाइल एक्सपोर्ट के मामले में भारत ने चीन और ताइवान को पछाड़ दिया है। यानी तीसरा देश ऐसा भारत बन चुका है जो एक्सपोर्ट के मामले में अमेरिका में अपनी दखल दे रहा है, टॉप 3 में शामिल है। आज भारत की इसी स्मार्ट शक्ति पर हम बात करेंगे और हमारे साथ जाने माने टेलीकॉम एक्सपर्ट महेश उप्पल साहब जुड़ चुके हैं। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया आपका समय देने के लिए हमें। सबसे पहले कुछ आंकड़े मैं अपने दर्शकों के सामने रख देता हूं कि 2024 में भारत 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का मोबाइल उत्पादन कर चुका है। जी हाँ, अब तक की अगर हम बात करें, जो कि एक वक्त में बहुत कम था, 10 सालों में जैसे हमने कहा कि 21 गुना बढ़ चुका है। क्या के लिए बात करें, वहाँ की आपूर्ति की हम बात करें। महेश जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्या हम वाकई जो रफ्तार की उम्मीद थी उससे कई गुना आगे बढ़ते हुए अब भविष्य की एक तस्वीर लिख रहे हैं? देखिए, इसको हमें थोड़ा एक पर्सपेक्टिव में देखना होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में हमने बहुत बड़े कदम भी उठाए हैं, खासकर जैसे हम लोगों ने ये PLI करके जो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स दिए हैं और हमने कई महत्वपूर्ण स्टेप्स लिए हैं जिससे कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सके। पर हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग इसके बावजूद कि हम काफी
मात्रा में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा अपना जो लोकल कंट्रीब्यूशन है वो बेहद कम है, 10% से भी कम है। और हमारा ये जो भी जो एक्सपोर्ट का जो हमारा सक्सेस है वो हमारे एक बहुत बड़े इंपोर्ट के बेसिस पे है। और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट इलेक्ट्रॉनिक्स में है वो पहले इतना बड़ा कभी भी नहीं था। तो हमें इन दोनों चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। अपनी जो हमारी सफलता है उनको अपने आप में नकारना नहीं चाहिए, पर हमारे लिए कितनी बड़ी आगे चैलेंजेस हैं वो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे भी हमारा ही नुकसान होगा। क्योंकि हमारे जो इंपोर्ट्स अब हो क्या रहा है कि अब हम लोग कंपोनेंट्स इंपोर्ट करते हैं और उनको फिर यहाँ पर फिनिश करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें अपने आप में इसमें कोई बड़ी ये कोई कम बात नहीं है, पर यदि हम 90% से ज्यादा उसको इंपोर्ट करके उसको दोबारा अपने यहाँ से अपने एड्रेस से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल महेश जी, बहुत सही बात आपने कही कि थोड़ा सा हमें क्रिटिकल होके भी देखना ज़रूरी है। कामयाबी की इबारत लिख रहा है, इससे कोई नकारा इस बात को नहीं जा सकता। एक चीज़ और मैं समझना चाहता हूं सर कि अगर हम सुधारों की बात करें, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में या स्मार्टफोन की दुनिया में, किन सुधारों पर वाकई फोकस करना होगा? कहाँ कमी आपको नज़र आ रही है? देखिए, हमको ये समझना होगा कि हम लोग कहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं। फॉर एग्जांपल, हमारा जो रोल डिजाइन में रहा है हिस्टोरिकली, भारत के जो इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने जो काम किया है वो दुनिया में माना जाता है, ठीक है। पर हम लोगों की जो हार्डवेयर में हमारी जो एक्सपीरियंस रहा है या जो हमारा जो रिजल्ट्स रहे हैं वो इतने अच्छे रहे नहीं हैं। और क्योंकि हम लोगों को अभी भी उस किस्म की जो फैसिलिटीज चाहिए देश में वो हमने अभी बनाई नहीं है। अब फॉर एग्जांपल, हम छोटे से छोटा आपके पास यदि एक मॉडेम भी होगा तो वो भी चीन ही का होगा, ठीक है, या वो चीन ही में बना होगा, इसके बावजूद का उसका जो ब्रांड नेम है कोई और होगा। आपकी जो मोबाइल फोन है, इस पर कोई शक नहीं कि हो सकता वो यहाँ से बनी हो, पर उसका डिस्प्ले, उसका जो सेमीकंडक्टर है उसके अंदर जो 50 कंपोनेंट हैं वो उसमें भारत का योगदान नहीं रहा है। तो हमें एक बहुत ही संजीदा तरीके से, बहुत केयरफुली अपनी जो कंट्रीब्यूशन है, जो अभी 10% से कम है, उसको बढ़ाना होगा। तो उसमें हमको कम से कम वो सब काम करने होंगे जो हमारे सामर्थ्य में है और जिनके लिए हम सामर्थ्य बढ़ा सकते हैं। तो ये हमें देखना होगा। ने सामर्थ्य का जिक्र किया, मैं आम दर्शक के लिहाज से समझना चाहूंगा कि आखिर हमारी ताकत है क्या जिसे हमें और ज्यादा विस्तार देना होगा, और हम किन किन मोर्चों पे, जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो हम हर क्षेत्र में देख रहे हैं जिसका फायदा भारत को मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा अगर हम कोर अपनी एक ताकत की बात करें या हम इस रफ्तार में अपने योगदान को देखें, तो वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर हम और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं? देखिए, हमारे में डेफिनेटली डिजाइन में हमारी बहुत बड़ी और डीप क्षमता है। बाहर जितने भी चिप डिजाइन वगैरह हो रहे हैं दुनिया में और 50 इंटरनेशनल कंपनियां कर रही हैं, उसमें जो भारत के इंजीनियर्स का योगदान है उसको आप देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उसमें हम लोगों की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इसी तरीके से हमारी एक स्ट्रेंथ जो है हमारी मार्केट का साइज है, क्योंकि हम कुछ भी कोई करना चाहे उसके लिए एक स्केल दे सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि हमारे पास क्योंकि मार्केट बड़ी है, हम उन प्रोडक्ट्स को जो अब भी मतलब टॉप ऑफ द लाइन नहीं है, पर जो कि अभी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने मॉडेम का जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले। अब ये मोडेम्स की और कई विशेषज्ञ इसकी बात कर रहे हैं कि ये मोडेम की जो मार्केट है वो इतनी बड़ी है
और उसमें हम कोई इतनी बड़ी हाई टेक्नोलॉजी नहीं है, और इसमें यदि हम चाहें तो हमारा एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। जैसे टैबलेट्स में अभी कुछ हमारे विशेषज्ञ हैं, हमारे इंजीनियर हैं, उन्होंने टैबलेट्स में काफी बड़ा इंटरवेंशन किया है, और वो हिंदुस्तान में बनी हुई टैबलेट्स बना रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है ये अपने आप में एक माइलस्टोन रहेंगे, और इनके ऊपर ही हमें अपनी नींव बनानी है। पर हमें ये बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि हमें दो चीजें करनी है। एक तो जाहिर है हमें, हमारे लिए एक्सपोर्ट अच्छे हैं, पर एक्सपोर्ट का फायदा तब होगा जबकि उसी प्रोपोर्शन में हमारे इंपोर्ट भी कम हो जाए। आज की डेट में हमारे जो ट्रेड डेफिसिट है इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो किसी भी टाइम पर इतना हाई नहीं था। तो ये जो हमारी सफलता है उसमें कुछ थोड़ा सा नमक बिल्कुल आ ये गया थोड़ा है सा हमें डेंट लगा रहा है, और हमें कहीं ना कहीं जो हमारी स्ट्रेंथ है और उसको और ज़्यादा बेहतर करने और उसको और ज़्यादा विस्तार करने पर हमें फोकस करना होगा। बहुत बेहतर रिकमेंडेशन महेश जी आपकी तरफ से आई, और उम्मीद यही करते हैं कि हमारा सफ़र आगे और बेहतर और बेहतरीन बना रहे, और अच्छी बिग पिक्चर भारत खींचे, और ये एक आशा लगातार बनी रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय देने के लिए और इस खास विश्लेषण के लिए। बहुत अच्छी चर्चा रही। तो इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, और ऐसे ही हम आगे आपके लिए और अच्छे बेहतर विश्लेषण लेकर आते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को आप इजाजत दे सकते हैं, लेकिन एक खास जानकारी आपको दे दूं। हम एक बार फिर आपके लिए लेकर आ रहे हैं टाइम्स नाउ समिट का नया संस्करण। जी हां, टाइम्स नाउ समिट का फोकस देश के लिए एक राष्ट्रीय एजेंडा बनाने पर रहता है, जिसमें दिग्गज नेता और विचारक देश के विकास के एक्शन प्लान को दिशा देते हैं। टाइम्स नाउ समिट की इस साल की थीम है इंडिया अनस्टॉपेबल। इस बार समिट में भारत की विकास की शानदार यात्रा और वैश्विक स्तर पर देश के बढ़ते दबदबे पर चर्चा होगी। तो 27 और 28 मार्च को हमारे साथ नई दिल्ली में टाइम्स नाउ समिट से जुड़िए और जानिए राजनीतिक जगत के दिग्गजों के विचार। सभी हाइलाइट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।